हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सैंडी सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, जो क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, अब कंटेक्स्ट क्या है इस चैप्टर का? तो देखो क्या हुआ, फॉर 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर क्या किया, रूल किया। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी को उन्होंने, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। अब जब 1947 में जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की स्टेट या इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो कैसी थी, इस चैप्टर में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिशर्स जब नहीं आए थे, तो ब्रिटिशर्स से पहले, बिफोर द ब्रिटिश रूल, हमारे इंडिया में क्या था, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्राइमरली, हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या थी, एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जो थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। और सेकंड चीज, क्या हम खाली एग्रीकल्चर ही कर रहे थे? देखो, हम एक चीज में, इंडिया जो है एक चीज में वर्ल्ड फेमस था, और वो क्या था, वो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में क्या था, हम लोग कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स जो है उसमें हम लोगों को महारत हासिल थी, उसमें हम लोग वर्ल्ड फेमस थे। मेटल इंडस्ट्रीज हो गया, प्रीशियस स्टोन वर्क्स हो गया, ठीक है। देन उसके बाद गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की नक्काशी करने में, अलग अलग डिजाइन करने में, और परफ्यूम्स वगैरह यानी इत्र वगैरह, इसमें जो है आप समझ लो कि इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वर्ल्ड फेमस जो है वो था। यानी हमारा जो ट्रेड था पूरे वर्ल्ड में जो है वो किया जाता था हैंडीक्राफ्ट को जो है वो लेकर। तो यानी पहला एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, सेकंड जो है वो हम लोग क्या थे, वर्ल्ड फेमस थे किसमें, हैंडीक्राफ्ट में। देन जब ब्रिटिश रूल हमारे यहां पर स्टार्ट हो गया, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर अगर हम देखें तो ब्रिटिश रूल सबसे पहले हमारे यहां पर आया। तो ब्रिटिश रूल यहां पर हुआ क्यों? तो देखो, ब्रिटिश रूल ने ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि इंडिया जो है वो बहुत रिच कंट्री है, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यानी कि अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे यहाँ पर जो है, यानी ये नहीं कि हमारे इंडिया के लिए उन्होंने जो है वो कुछ डेवलप करने के लिए आए थे, नहीं, वो अपने खुद के जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पूरे करने के लिए आए थे। अच्छा, अब एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी जो थी, दैट वाज अ फीडर इकोनॉमी। अब इसमें क्या था कि हम लोग से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल जितने भी थे, ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे अपने ब्रिटेन में। वहां पर ये लोग क्या करते थे, हमारे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते थे, और इंडियन मार्केट के अंदर लाकर उन्हीं गुड्स को जो है वो क्या, हमारे ही रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, और हमें ही जो है वो फिनिश गुड जो है वो क्या करते थे, यहाँ पर आकर जो है वो बेचते थे। ठीक है, ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की थोड़ी एक दुख भरी फोटो है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी हमारे यहां पर जब ब्रिटिशर्स आए थे। तो इंडिया का जो, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम लोग देखें, या इंडिपेंडेंस से पहले भी अगर देखेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कैसा था, तो स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, कोई ग्रोथ जो है ना के बराबर, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ थी हमारे यहाँ पर। ठीक है, और एग्रीकल्चर में देखो एक चीज क्या थी, अब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए, तो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अब जैसे आज के गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारा जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या है, टैक्स से हम लोगों को जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट होता है। अब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर थी, उन लोगों को भी क्या चाहिए था, उनको भी तो सोर्स चाहिए था कोई रेवेन्यू का। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है वो टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए किसके ऊपर, जितने भी पीजेंट्स थे, जो भी खेती बाड़ी कर रहे थे, जो भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एक्टिविटी में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उन सबके ऊपर जो क्या लगाना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, अब जब टैक्स लगाना है तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी जो है वो स्टाफ चाहिए, लोग लगेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अगर हम लोग हायर करते, यानी अगर हम लोग ब्रिटेन से अपने ऑफिशियल्स को लेकर आते हैं यहाँ पर, कि उनको अपॉइंट करेंगे हम हर गांव में, इतना बड़ा इंडिया है, इतने बड़े इंडिया में इतने सारे गांव थे, और वहां पर जो है वो टैक्स कलेक्टर के लिए हम लोग जो है अपने, अगर ब्रिटेन से अगर हम लोग मंगवाते हैं लोग, तो उनको यहाँ एकोमोडेट भी करना पड़ेगा। अब उन लोगों को जो है वो सैलरी भी देनी पड़ेगी, उनको यहाँ पर रहने के लिए जो है वो घर भी देना पड़ेगा। तो बेटर है, इन लोगों ने एक दिमाग लगाया, तो इन्होंने क्या किया, जमींदार हर एक गांव में जो है रिच जमींदार हुआ, जिसके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, और उसकी जमीन पे जो है ये लैंडलेस लेबर जिसको बोलो, या पीजेंट्स बोल लो, छोटे किसान बोल लो, ये उनकी जमीनों पर जो है वो रेंट पर क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो इन्होंने चुना क्या, जमींदार को, कि जमींदार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है वो क्या करेंगे, वो जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे किससे, जितने भी पीजेंट्स जो थे इनसे। अब सर जमींदार को क्या बेनिफिट होगा, तो देखो इन्होंने कहा कि भाई एक सर्टेन अमाउंट, ब्रिटिशर्स ने कहा एक सर्टेन अमाउंट जो है वो हमें टैक्स की चाहिए, इससे ऊपर का जितना भी तुम चार्ज करोगे वो आपका। तो एक लालच दे दिया किसको, जमींदार को। अब जमींदार जो है वो क्या करने लग गए, वो एक्सप्लॉइट करने लगे किसको,
कल्टीवेटर्स को, जितने भी खेती बाड़ी करने वाले थे। क्यों, कैसे, उनके ऊपर इम्पोज करके, किसको इम्पोज करके, लगान को। अब लगान मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो देखना, आमिर खान की है, तो उसमें आपको पता लगेगा, जिसमें लास्ट में वो लोग क्रिकेट मैच खेलकर जो है वो लगान माफ करा लेते, अपने टैक्स माफ करा लेते। तो ये टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर जो है उस टाइम पर जो है वो लगता था। अब मान लो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई पीजेंट बहुत ज्यादा गरीब है, उसके बाद भी जो है उसके ऊपर क्या लग रहा है, ये लगान लग रहा है। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो गई थी हमारे यहाँ पर पीजेंट्स की, ठीक है ना। अच्छा, अब जो लोग, जिनके पास बेचारों के पास थोड़ी सी जमीन है, ठीक है, और उन लोगों के पास जो है वो लगान लगाया, उनके ऊपर टैक्स लगाया, और अगर वो फिक्स डेट के ऊपर जो है अगर वो लगान नहीं दे पाते थे तो जमींदार क्या करते थे, उनकी जमीन जो है वो कब्जे में कर लेते थे, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ जो है ब्रिटिशर्स ने जो है वो हमारे यहाँ पर, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही थी, जो है खाने पीने के लिए जो वो हमारे यहाँ पर जो है वो क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जा रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर जो है जितने भी हमारे पीजेंट्स जो है उनको क्या बोला कि भाई आप क्या करो, कैश क्रॉप्स जो है वो ग्रो करो, ठीक है ना। कैश क्रॉप से जो है वो पैसा जो है वो ज्यादा मिलेगा ट्रेडिशनल क्रॉप्स के बदले में, तो कैश क्रॉप्स जो है वो क्या करो, ग्रो करो। अब धीरे धीरे कैश क्रॉप की तरफ को जब पीजेंट्स गए तो कंट्री के अंदर खाने की कमी होने लगी, कि देखो पहले, अब ट्रेडिशनल फार्मिंग में वीट ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ ग्रो कर रहे हैं, खाने वाली चीजें ग्रो कर रहे हैं। अब कैश क्रॉप्स में इंडिगो बोल दिया ग्रो करने को इनको, नील की खेती, ठीक है, या आप लोग बोल लो शुगर केन ग्रो करने को बोल दिया इनको, ठीक है ना। और जो आप बोल सकते हो कि जिसको बोलते हैं कि अफीम जो है उसकी खेती जो है वो करने को इनको जो है वो बोल दिया। तो इससे जो है खाने की कमी हो गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर बहुत कम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज की हमारे यहाँ पर कमी थी, और फर्टिलाइजर्स का हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा था, अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग ही चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत जो है वो बहुत खराब, और जिसको हम कह सकते हैं स्टेगनेंट जो है वो थी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं कि हालत जो है वो अलग अलग सेक्टर्स की क्या कंडीशन थी, आगे जाकर हम लोग देखेंगे उसमें थोड़ा सा और डिटेल में। अब बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो है वो इंडस्ट्रीज को हमारे यहाँ पर ब्रिटिश का जो है वो रूल चल रहा था, तो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी डोमिनेंट कौन हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए। कैसे, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहां से क्या कर लेते थे, रॉ मटेरियल्स को क्या कर लेते थे, हमारे यहां पर से एक्सपोर्ट कर कर ब्रिटेन में ले जाते थे, और ब्रिटेन से क्या करते थे, फिनिश्ड गुड को क्या करते थे, इंपोर्ट कर कर जो है वो इंडिया में लेकर इंडिया की जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में क्या कर देते थे, बेच देते थे, ठीक है। और इंडिया जो है, आपको पता है कि मैंने जैसा कि बताया अभी स्टार्टिंग में चैप्टर के, कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड फेमस था किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है ना। यानी आप समझ लो जीडीपी में 1/6 जो है वो कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्रीज का जो हमारे यहां पर जो है वो था। कॉटन टेक्सटाइल मिल जो इंडिया के जो लोग ऑपरेट कर रहे थे, तो वो कहां पर, महाराष्ट्र में जो है, गुजरात में, और जो जूट मिल्स, मतलब जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी, इसको डोमिनेट कौन कर रहा था, फॉरेनर्स कर रहे थे, कहां पर, बंगाल में, ठीक है। अच्छा, रतन टाटा जी को सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी जिसको बोलते हैं टिस्को, वन मार्कर में आता है ये, ठीक है। तो ये बनाई गई 1907 में, ये स्टार्ट की गई, ठीक है ना। टाटा की जो कंपनी है ये स्टार्ट की गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पब्लिक सेक्टर की, अगर हम लोग बात करें, यानी गवर्नमेंट किस चीज को कंट्रोल कर रहा था, तो हमारे यहां पर जो है गवर्नमेंट जो है वो रेलवेज तक रिस्ट्रिक्टेड था। गवर्नमेंट जो है वो पावर जनरेशन का काम संभाल रहा था, कम्युनिकेशन का काम संभाल रहा था, सी पोर्ट्स का जो है वो काम संभाल रहा था, ठीक है ना। बाकी और कोई भी प्रोडक्शन और कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जो है वो अपना इंडियन गवर्नमेंट जो है या पब्लिक सेक्टर जो है वो नहीं था। जो भी ब्रिटिश के इंटरेस्ट वाले जो एरियाज थे उन्हीं के ऊपर जो ये काम कर रहे थे। और हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, यानी कि मशीनरी बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर नहीं थी। तो इसीलिए हम लोगों को मशीनरी क्या करनी पड़ती थी, बाहर से जो है हम लोगों को क्या करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी, ठीक है। और हमारे यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो हैंडीक्राफ्ट का जो है वो डिके जिसको बोलो, या हैंडीक्राफ्ट जो है वो ब्रिटिशर्स की वजह से जो है वो डिक्लाइन हो गया। कैसे हो गया मैं अभी आगे बताता हूँ। तो जिसकी वजह से पहले जो लोग, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो हैंडीक्राफ्ट में ही जो है वो लगे हुए थे, काम कर रहे थे, अब उन लोगों ने जो है वो हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, तो अब वो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये हमारी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब आगे अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो फॉरेन ट्रेड।
अब फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, इंडिया जो है वो किस किस कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेन ट्रेड में भी जो इंडिया के साथ जो है वो बहुत जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया। डिस्क्रिमिनेशन क्या किया कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यहां से क्या करता था, रॉ मटेरियल्स को जो वो एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में। अब जब वो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करने के टाइम पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करता था, कोई भी टैक्स उसके उन गुड्स के ऊपर जो है वो नहीं लगते थे। मतलब समझ लो फ्री में वो हमारे रॉ मटेरियल को फ्री में कहां ले जाता था, ब्रिटेन में। अब जब वहां से फिनिश गुड लेकर आता था, यहां पर ब्रिटिशर्स लेकर आते थे, तो वो जो इंपोर्ट जब करते थे उन गुड्स को, वो इंपोर्ट्स भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री थे, उनके ऊपर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं लगता था। जो भी प्रॉफिट कमाया ब्रिटिशर्स ने जो भी प्रॉफिट कमाया, किससे, ये जो फॉरेन ट्रेड से जितना भी जो है प्रॉफिट कमाया, उस एक्सपोर्ट सरप्लस जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है, वो इंडिया या इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में यूज नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको अपने जो भी खर्चे, लड़ाई उस टाइम पर आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो चल रही थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे खर्चे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे करने के लिए हमारा जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस था, अपने ऑफिस सेट करने में, अपने जितने भी ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरी देने में, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वहां यूज कर लिया उन्होंने। हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने जो वो कुछ भी नहीं किया। और अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेन ट्रेड की बात करें, तो मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड, आधे से ज्यादा जो ट्रेड जो था वो कहां पर किसके साथ कर रहे थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। यानी कि हमें और किसी के साथ करना ही नहीं दिया जाता। जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड जो था, तो वो अलाउड था कुछ ही फ्यू कंट्रीज, जैसे चाइना के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते थे या कर रहे थे उस टाइम, सेलोन जिसको आज श्रीलंका बोला जाता है, उसके साथ हम लोग जो है वो ट्रेड कर रहे थे, और ईरान जिसको उस टाइम पर जो है पर्शिया बोला जाता था। मतलब कुछ ये कंट्रीज थी जिनके साथ हम लोग ट्रेड करते थे। बाकी जो हमारा मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड जो है वो डायरेक्टेड था टुवर्ड्स ब्रिटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो यानी अभी तक जो हमने समझा, तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी का फीचर, क्या फीचर्स थे इंडिया की इकोनॉमी के, कब, जब हम लोग जो है इंडिपेंडेंट हुए। तो अभी तक से आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या, कि एक तो हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कोई ग्रोथ नहीं थी, ना के बराबर की ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ थी, जिसको हम लोग लिटिल या नो ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी हम लोगों की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत कम था, और स्टार अक्सर क्योंकि पॉवर्टी हमारे यहाँ पर थी, उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं थी, तो कई बार हमारे यहाँ पर जो है लोग स्टारवेशन का शिकार हो जाते थे, भूखमरी का जो है शिकार हो जाते थे, ठीक है। इकोनॉमी बैकवर्ड थी, यानी पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग देखें 1947 से 48 में, तो वो था हमारा 230, ठीक है, रुपीज 230 जो है पर कैपिटा इनकम हमारा था। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी, 72% पॉपुलेशन या 74% पॉपुलेशन आप बोल लो कि उस टाइम पर जो है वो एग्रीकल्चर में जो है वो एंगेज थी, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था इसका, वो कितना था, 50% ही कंट्रीब्यूशन था। 72% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो 50% था। और फूड प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर से आ रही थी, वो फूड प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत लो थी। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, तो मैंने जैसा आपको बताया पहले भी कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी हमारे यहाँ पर बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की जो है वो कमी थी, ठीक है ना, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, बेसिक इंडस्ट्रीज की भी जो है वो कमी थी। मशीन्स यानी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन भी हम लोग जो है वो नहीं कर सकते थे। स्मॉल और जो कॉटेज इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट जिसके ऊपर हम लोग पहले वर्ल्ड फेमस थे, वो खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। और कैपिटल गुड्स के लिए हम लोगों को किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, ब्रिटेन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन थी, कब, जब हम लोग जो है वो क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट जो है वो हुए थे। आगे चलते हैं, और क्या था देखो, और हमारे यहां पर जो है वो रैम्पेंट पॉवर्टी, गरीबी पूरे के पूरे इंडिया में बुरी तरह से सब लोग जो है वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, जिसकी वजह से लोग पुअर थे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ पर जो है पुअर था, कोई कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप जो है वो नहीं था, ठीक है। इंपोर्ट्स के ऊपर जो हम लोग जो है वो डिपेंडेंट रहते थे, जैसे कि मशीनरी या कोई भी इक्विपमेंट्स जो है जितने भी, या मान लो कंज्यूमर गुड्स में जैसे सिलाई वाली मशीन हो गई, ठीक है ना, दवाइयां हो गई या साइकिल वगैरह, ऐसी कोई भी मशीनरी, छोटी छोटी मशीनरी के लिए भी हम लोग खुद नहीं बना पा रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद अर्बनाइजेशन की बात करें, तो हमारे यहाँ पर अर्बन एरिया में भी बहुत कम लोग थे, अर्बनाइजेशन भी बहुत जो है वो लिमिटेड था। 40% लोग जो है वो अर्बन एरियाज में ही जो है वो रह रहे थे, और एग्रीकल्चर के बाहर उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, और कहीं पर उनके पास जो है वो जॉब नहीं थी। उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी हो गई थी वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी हो गई थी। क्या कि
या हम लोग कह दें कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर या तो हम लोग डिपेंडेंट हो, लेकिन हम लोग फ्यूडल तो थे ही, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे ही, लेकिन कैपिटल प्रोडक्शन मतलब कैपिटल की तरफ अगर हम लोग जाएं, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, तो वहां पर भी प्रोडक्शन बहुत कम हमारी थी। मतलब एग्रीकल्चर में भी थे हम लोग, इंडस्ट्रीज वाले में भी थे, लेकिन सेमी फ्यूडल इकोनॉमी हमारी थी, जिसमें हम लोग पूरी तरह से ना ही एग्रीकल्चर ग्रो कर पा रहा था, ना ही हमारे यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो कर पा रही थी। ठीक है, और जिसको हम बोल सकते हैं हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, आप बोल सकते हो वो इंडिया की इकोनॉमी ना होकर पूरी तरह से कॉलोनियल इकोनॉमी थी, जिसको ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। अभी तो पहले हमने जल्दी जल्दी पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है वो कंडीशन बहुत खराब थी। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्शन बहुत कम थी। अब यहां से जल्दी जल्दी करेंगे, यहां से आपको जो है वो समझ में आ चुका है, कंसेप्ट दे दिया मैंने क्या, कि लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी हमारे यहां पर थी। ठीक है, हम हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि देखो हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि हम लोग जो है वो इजीली जो है वो क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर सके। तो हमें क्या करना पड़ता था, रेनफॉल के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट ने या ना ही जमींदार से कोई एफर्ट लगाए कि जिससे हम लोगों की जो इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। देन उसके बाद हमारे यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेंट थी। ठीक है ना, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब हम सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो ग्रो करते हैं, जब हम लोग बेचने के लिए ना ग्रो करें, सिर्फ अपने खुद के लिए ही ग्रो करें। तो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारे यहाँ पर ऐसा था, उसकी कंडीशन ही ऐसी थी कि हम लोग जो ग्रो कर पा रहे थे वो हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही जो वो ग्रो कर पा रहे थे। ठीक है ना, और मतलब समझ लो कि थोड़ा सा सरप्लस अगर होता था कभी, तो थोड़ा सा सरप्लस होता, लेकिन बेचने के लिए उतना सरप्लस हमारे यहाँ पर जो वो नहीं हो पाता था। और ना ही फार्मर्स का कोई आप समझ लो कि ऐसा आउटलुक था कि जिससे वो क्या कर सके, प्रॉफिट मोटिव जो वो कर सके। अच्छा, उसके बाद ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में जो है थोड़ी सी जो है वो अब मान लो कि प्रॉब्लम क्या थी। अब मान लो मेरी जमीन है, ठीक है, मैंने अपनी जमीन को क्या कर दिया, किसी को टिलर को जो है मैंने रेंट पे दे दिया। अब मैं उससे क्या करता था, हाई रेंट जो है वो वसूल रहा था, जिससे हो क्या रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द इनकम जो है उस टिलर की वो किसके पास आ जा रही थी, मेरे पास, यानी कि जमींदार के पास या जो ओनर था जमीन का उसके पास, और टिलर के पास जो बच रहा था वो बहुत कम बच रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अच्छा, एक और प्रॉब्लम हमारे यहां पर क्या थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। अब या तो हो एक पीस ऑफ लैंड, एक ही जगह पर बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड हो तो हम वहां पर खेती कर सकें। अब उस टाइम पर क्या था कि जो जमीन के टुकड़े थे मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में थे, कोई एक टुकड़ा इधर, कोई टुकड़ा वहां पर, तो मतलब उससे थोड़ा खेती करने में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। ओके, उसके बाद जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहां पर जो है वो क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और बेचारे जो है वो पीजेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जमींदार को जो है वो हमारे यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखा था। तो ये जमींदार क्या करते थे, ये जितने भी पीजेंट्स जो है उनको जो है वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब कर कौन रहा था, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, लेकिन किसके थ्रू कर रहे थे, जमींदार के थ्रू कर रहे थे। देन उसके बाद एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे जितने भी फार्मर्स थे, उन फार्मर्स को क्या बोला गया, उन फार्मर्स को बोला गया कि भाई आप जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जाओ, ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़ो। तो उनको फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन जो है वो कराया गया, जैसे जिसमें मैंने आपको बताया कि जो है वो इंडिगो हो गया, ठीक है ना, नील की खेती कराई गई, ओपीएम हो गया, अफीम की खेती कराई गई। देन उसके बाद जो है वो शुगर केन जो हो गया। तो यानी फोर्सफुली जो है उन लोगों से जो है वो क्या किया गया, कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो करवाया गया। ठीक है, तो ये कंडीशन थी किसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की, हाँ, जिस टाइम पर इंडिपेंडेंट हम हुए थे उस टाइम पर। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर, अच्छा, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन, हमारे यहाँ पर हम लोग क्या थे, पूरी तरह से एक हैंडीक्राफ्ट, वर्ल्ड फेमस थे हैंडीक्राफ्ट में हम लोग। इन्होंने क्या कर दिया, हमारे हैंडीक्राफ्ट को ही क्या कर दिया, हैंडीक्राफ्ट को ही जो है वो खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया, मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो टैरिफ पॉलिसी चलाई। कैसे, जैसे कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर लेते थे ये रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से, ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लेते थे फिनिश गुड अब ब्रिटेन से इंडिया में, और हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स थे उनके ऊपर जो ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे। तो जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट जो है वर्ल्ड में
हैंडीक्राफ्ट गुड्स हमारे बहुत महंगे हो गए, और क्योंकि इनके जो गुड्स थे वो ड्यूटी फ्री गुड्स थे, वो हमारे यहाँ पर आकर बहुत सस्ते में जो है वो बिकते थे, तो लोग जो है वो अट्रैक्ट होने लगे किसकी तरफ, टूवर्ड्स जो ब्रिटिश मेड गुड्स जो थे। तो हमारे हैंडीक्राफ्ट को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोट्स। देखो पहले क्या था, हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो थे वर्ल्ड फेमस थे। अब पहले क्या होता था कि अलग अलग प्रिंसली कोर्ट्स, राजा के दरबार होते थे, जहां पर जो भी हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग थे उनको बहुत तारीफ की जाती थी, उनके बड़े उनकी हेल्प की जाती थी, तो जिससे क्या है उनका भी मोरल अप होता था, और वो जो है हैंडीक्राफ्ट में और मेहनत करके और अच्छे डिजाइन जो है वो बनाते थे। अब क्योंकि धीरे धीरे प्रिंसली जो कोर्ट्स जो है वो खत्म होने शुरू, क्योंकि ब्रिटिश राज चल रहा था, प्रिंसली कोर्ट हमारे यहाँ पर खत्म होने शुरू हो गए, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गया। फिर हैंडीक्राफ्ट जो हमारा था उसको अब कंपटीशन दे रहा था कौन, मशीन मेड गुड्स। हैंडीक्राफ्ट तो हम हाथ से ही जो है वो नक्काशियां बना रहे थे, हाथ से ही जो है वो अपना सामान बना रहे थे। अब जब हाथ से बनी हुई चीजों को मशीन से बनी हुई चीजें कंपटीशन दे, तो ऑब्वियस सी बात है हाथ से बनी हुई चीजें जो वो क्या हो जाएंगी, वो पीछे रह जाएंगी। तो यही हुआ जिसकी वजह से अपना बिजनेस हैंडीक्राफ्ट जो है वो क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। ठीक है, फिर न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड आनी शुरू हो गई। अब क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स जो होंगे उनमें ऑब्वियस सी बात है कि वैरायटीज बहुत सारी होंगी। अब हैंडमेड गुड्स में भी हो सकती है वैरायटी, बट बहुत टाइम लगता था वैरायटी लाने में। वहीं पे मशीन मेड गुड्स जो है वो क्या कर देते थे, जो है वो बहुत सारी वैरायटी लोगों के सामने ले आते थे, जिसकी वजह से लोगों की जो है डिमांड जो है वो अलग अलग डिमांड जो है वो उठने लगी उन मशीन मेड गुड्स को लेकर, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की जो है वो डिमांड जो है वो क्या हो गई, धीरे धीरे जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने एक सबसे बड़ी चीज इंडिया में, आज आप उसको पॉजिटिव लेकर देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। हमें लगता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें जो है वो रेलवे देकर गए यार, बहुत अच्छा, वरना हम रेलवे ला नहीं पाते। ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाई क्यों इंडिया में? अब देखो, ब्रिटिशर्स ने ये बोलकर रेलवे लाई इंडिया के लोगों को कि भाई देखो आप क्या कर सकते हो, अपने जो है वो दूर दूर के रिश्तेदारों से जो वो मिल सकते हो। अब कभी कोई फेमाइन आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, तो उस टाइम पर रेलवे के थ्रू जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर लोगों की जो है हेल्प कर सकते हैं। ये बोलकर इन्होंने क्या किया, रेलवे लाई। लेकिन इनका जो मेन जो रीजन था रेलवे यहां पर लाने का, वो ये रीजन था कि ये क्या करना चाहते थे कि जो गांव गांव तक अभी भी स्टिल इंडिया के अंदर कहीं पर भी हैंडीक्राफ्ट बचा है, जहां पर ब्रिटिश गुड्स नहीं पहुंच पाए हैं, उन गांव गांव तक जो है थ्रू रेलवे ये क्या करेंगे, अपने जो मशीन मेड गुड्स जो है वो पहुंचाएंगे, और हर एक एरिया से हैंडीक्राफ्ट को क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंडीशन थी, कब, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हुए थे। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करें कि मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारे यहां पर कैसी थी। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश्ड बाय इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, तो वो कौन कौन से थे, फ्यू थे, कुछ ही, जैसे आयरन था, स्टील, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज, फिर टाटा एंड स्टील कंपनी, टिस्को मैंने आपको बताया ये 1907 में आ गई। ठीक है, और अब हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी था, उस टाइम पर भी जो है जरूरत थी, तो इसीलिए ये जो कुछ ही जो इंडस्ट्रीज जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये इस्टेब्लिश हुई इंडिया में। और बाकी अगर आप बोलोगे कि मॉडर्नाइजेशन का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, तो नहीं, बहुत कम ग्रोथ जो हमारे यहाँ पर जो है वो हुआ। उसके बाद स्टेट का जो पार्टिसिपेशन था वो भी जो है वो बहुत कम था। स्टेट पार्टिसिपेशन मतलब कि गवर्नमेंट जो है चाहती अगर, तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लेकर आ सकती थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चाहती तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन होने दे सकती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर यहाँ इंडस्ट्रीज ओपन हो गई तो क्या होगा, सीधे सीधे ब्रिटिश गुड्स को कंपटीशन मिलेगा, और हमारी जो मार्केट में जो होल्ड बना हुआ इंडियन मार्केट में, वो होल्ड जो है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेट का जो इंटरेस्ट था वो उन्हीं एरियाज के ऊपर था जहां पर जो मतलब ब्रिटिश के जो इंटरेस्ट वाले एरियाज पे ही था, जैसे कि रेलवेज के ऊपर, क्योंकि रेलवे तो जरूरी था, पावर जनरेशन ये भी जरूरी था, पोर्ट्स की डेवलपमेंट ये भी जरूरी था, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहीं पर ही जो है वो स्टेट क्या कर रही थी, इन्हीं एरियाज के ऊपर जो है वो काम कर रही थी। कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर नहीं थी, जो भी कैपिटल्स यानी कोई भी मशीनरी बनाने वाली गुड्स इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर नहीं थी। कोई भी मशीन हमें मंगवानी पड़ती थी तो वो कहाँ से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, ब्रिटेन से, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट हमें करनी पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा,
ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि नेट एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के और इंपोर्टर थे हम किसके, फिनिश गुड के, ठीक है ना। रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, ठीक है, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स, ये बदले में हम लोग इंपोर्ट करते थे, यहां से एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, सिल्क एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं हम लोग, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, ये सब हम लोग क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता चुका हूं कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटिशर्स का जो मोनोपोली कंट्रोल था, मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड जो वो हमारे किसके साथ था, ब्रिटिशर्स के साथ था, और जो बचा हुआ जो ट्रेड था वो कुछ जो है वो फ्यू कंट्रीज के साथ ही था, ठीक है। जो भी सरप्लस ट्रेड यानी ट्रेड में जो भी कुछ सरप्लस आता था वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए जो है वो यूज नहीं किया गया, तो वो यूज किया कि ब्रिटिशर्स ने किसके ऊपर, जितने भी वर्ल्ड वॉर के एक्सपेंसेस थे उनके ऊपर, जितने भी अपने सोल्जर्स जो है उनकी सैलरीज वगैरह को देने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, वो ट्रेड सरप्लस को यूज किया, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी जो है वो यूज नहीं किया, ठीक है। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल के टाइम पर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या, क्या बर्थ रेट क्या था हमारे यहाँ पर, डेथ रेट क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, लिटरेसी रेट क्या था, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली क्या है, ये डाटा है, ये डाटा बुक्स टू बुक्स जो है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। सिर्फ रेफरेंस के लिए ये समझ लो कि कंडीशन आपको समझ आ जाएगी, कंडीशन क्या थी, डेमोग्राफिक जो कंडीशन हमारी कैसी थी उस टाइम पर। जैसे बर्थ और डेथ रेट की अगर हम बात करें तो 48 हमारा बर्थ रेट जो है वो क्या था, पर 1000 बच्चों में 48, डेथ रेट क्या था 1000 में 40, ठीक है। यानी कि यहां से हम समझ सकते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट भी जो है वो क्या था, ज्यादा था, अब डेथ रेट भी जो है वो हमारा क्या था, जो है वो ज्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1000 बच्चों में जितने बच्चे मर जाते थे पैदा होते ही, तो यानी कि पर 1000 में जो है वो 218 बच्चे मर जाते थे, और आज के टाइम पर जो है वो 34 बच्चे मरते हैं जो है वो आज के टाइम पर 1000 में से, तो यानी तब से और आज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट उस टाइम पर ऐसा क्यों था, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर नहीं थी प्रॉपर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एक आदमी जहां तक इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब जितने मैक्सिमम ईयर्स तक एक आदमी जिंदा रह सकता है। तो पहले सिर्फ 32 ईयर्स तक ही जो है वो क्या कर सकते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स तक ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ कंडीशन जो है वो क्या थी, पुअर हेल्थ कंडीशन थी। तो आज मेडिकल साइंस ने इतनी डेवलप कर ली है, तो अब आज हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68 ईयर्स है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो जो लोग पढ़े लिख सकते थे, ठीक है, ओवरऑल 16% जो है हमारा जो लिटरेसी रेट था, जिसमें से फीमेल्स जो है वो 7% पढ़ी लिखी थी, ठीक है ना। और इसमें आप समझ लो कि फीमेल इतनी कम क्यों पढ़ी लिखी थी, क्योंकि जेंडर बाइस था एक तरह का, मेल फीमेल के बीच में जो है वो उस टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और सोशल बैकवर्डनेस भी कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबल थी, जो इतना कम लिटरेसी रेट हमारे यहां पर जो है वो था, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखो 3 स्टेजेस में हम लोग जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को देखते हैं। पहला स्टेज, ठीक है, बर्थ रेट भी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। बर्थ रेट उस टाइम के सोशल बिलीफ अलग थे, कस्टम्स अलग थे, तो भाई बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, ठीक है। डेथ रेट जो है, क्योंकि उस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए हम पे उस डेथ रेट भी उस टाइम पर जो बहुत ज्यादा था। सेकंड स्टेज आती है जब बर्थ रेट हाई और डेथ रेट जो है वो लो होने लगा। कब से, ये था 1921। देखो ये जो 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्यों बोला जाता है, इस 1921 से पहले बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन 1921 के बाद से बर्थ रेट जो है वो ज्यादा हो गई, लेकिन डेथ रेट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि धीरे धीरे जो मेडिकल साइंस जो है वो क्या करने लग गई, तरक्की करने लग गई, तो जिसकी वजह से 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। देन स्टेज थर्ड में लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशंस जो है हमारे यहाँ की चेंज होने लग गई, लोगों का सोशल एटीट्यूड जो है वो भी क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया। फिर फैमिली प्लानिंग जो है वो फैसिलिटीज जो है वो आने लग गई, जिसकी वजह से वो करने लग गए लोग, जिसकी वजह से जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो क्या होने लग गया, लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें कि लोग उस टाइम पर करते क्या थे हमारे यहाँ पर, मतलब किस काम में वो लोग जो है वो इन्वॉल्व थे, हमारे इंडिया के जो है लोग, तो उसकी अगर हम बात करें तो देखो
एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन हमारा जो है वो क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर। यानी कि इंडिया की 72% पॉपुलेशन जो है वो किसमें जो है वो इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। जैसे यूएस की 2%, जापान की 12%, जर्मनी की 4%, तो इंडिया की देखो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। इंडस्ट्री बहुत कम, फ्यू इंडस्ट्रीज ही हमारे यहां पर थी, तो आप कह लो कि 9% जो है वो पॉपुलेशन हमारी जो है वो किसमें थी, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो तीनों में बैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो नहीं थी। एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पर ज्यादा डेवलप था, सेकेंडरी थोड़ा सा कम, और सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जो है वो और कम जो है हमारे यहां पर जो है वो डेवलप था, ठीक है। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले कि उस टाइम पर हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो रेलवेज का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पर रेलवे लाई किसके लिए, अपने जो है बेनिफिट के लिए लाई, ताकि क्या कर सके, ब्रिटेन से जो है वो गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके यहां पर, और इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट जो है उसको क्या कर सके, खत्म कर सके। पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ पर, जो है वो सी पोर्ट्स बनाए गए, ताकि ब्रिटेन से जो है वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, और फिनिश गुड जो है वो ब्रिटेन से हम लोग क्या कर सके, इंपोर्ट कर सके। हाँ, ब्रिटिशर्स ने एक और बहुत अच्छी चीज लाई, पोस्ट और टेलीग्राफ, ठीक है, चिट्ठियां लिख सकते हो अपने अपने रिश्तेदारों को, आप चिट्ठियां लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके, इसके लिए जो है इन लोगों ने जो वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, कहां पर, यहां पर इंडिया में। फिर रोड्स ये लेकर आए, ठीक है, रोड्स में इन्होंने बहुत अच्छी जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की रोड्स की, ताकि जो है रॉ मटेरियल्स को जो है वो अलग अलग एरियाज से हम लोग कहां तक ये लोग पहुंचा सके, पोर्ट्स तक, और फिर उन पोर्ट से जो है ये क्या कर सके, उसको एक्सपोर्ट कर सके, कहां पर, ब्रिटेन में, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग देखें कि रेलवे का इंपैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो क्या पड़ा, तो दो तरह के इंपैक्ट्स हम लोग जो है वो देख सकते हैं। एक आ गया आपका क्या, पॉजिटिव इंपैक्ट, और एक आ गया क्या आपका, नेगेटिव इंपैक्ट। अब अगर हम लोग पॉजिटिव इंपैक्ट देखें रेलवे का, तो भाई सबसे पहली बात है, डोमेस्टिक मार्केट का जो है वो एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। अब पहले क्या था, मान लो आप यहाँ की मार्केट में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, अब आप क्या कर सकते हो, बाहर की, मतलब डोमेस्टिक मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो गया, अब आप बाहर भी क्या कर सकते हो, गुड्स को जो है किसी और स्टेट में भी जो है क्या कर सकते हो, गुड्स से खरीद सकते हो, गुड्स को बेच सकते हो। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन में जो है रेलवे का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद डिस्टेंस का बैरियर ब्रेक हो गया, लोग पहले जो है वो अपने रिश्तेदारों से, दूर दूर वाले रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते थे, अब रेलवे के इंट्रोडक्शन से जो है वो क्या हो गया, दूर दूर के रिश्तेदारों से जो है वो मिल सकते हैं। देन उसके बाद अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फूड ग्रेन्स का बहुत ज्यादा फास्ट जो है मूवमेंट जो है किसका स्टार्ट हो गया, जो है वो फूड ग्रेन्स का, ड्यू टू रेलवे। अगर हम नेगेटिव इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो नेगेटिव इंपैक्ट में मैंने आपको बताया कि भाई कॉलोनियल जो है, जो हमारे ऊपर जिस तरह से ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेशन हमारा कर रहे थे, तो उसमें रेलवे एक बहुत बड़ा, जिसको आप बोल सकते हो एक्सप्लॉइटेशन में हेल्प किया, किसने, रेलवे ने, इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन है। उसके बाद जो भी हमारी बहुत पुरानी या डोमेस्टिकली चली हुई आ रही थी गुड्स की मार्केट जो थी, उसको भी रूइन कर दिया, क्योंकि फॉरेन गुड्स हमारे यहाँ पर आ गए, तो जो पुराने वाले हमारे जो गुड्स थे, उन गुड्स को जो है कोई खरीदने नहीं लगा, ब्रिटिश मेड गुड्स को जो वो लोग खरीदने लग गए, ठीक है ना। और डोमेस्टिक मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स को पूरी तरह से फैलाने में किसने मदद की, इंडियन रेलवे ने। तो ये नेगेटिवली जो है वो देखा जाता है, किसको, रेलवे का नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर आए थे, तो क्या ब्रिटिशर्स से सर कुछ अच्छा काम किया हमारे लिए, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इंपैक्ट अगर हम लोग देखें, तो फार्मर्स का कमर्शियल आउटलुक चेंज किया। यानी कि जहां पर फार्मर्स पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में ही सोच रहे थे, जहां पर फार्मर्स जो है वो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में ही सोच रहे थे, तो वो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ के जो है वो फार्मर्स को जो है वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स का जो है थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया, जिससे बहुत बेनिफिट हुआ प्रोडक्शन में हमारे यहाँ पर। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज ब्रिटिशर्स की वजह से आई, क्योंकि जब रेलवेज आ गया, ठीक है, तो रेलवेज में जॉब्स जो है वो निकली, ठीक है, वहां पर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। रोडवेज के लिए रोड्स अगर बनाने हैं, तो वहां पर भी जो लोगों को जो क्या मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली। फेमाइंस का कंट्रोल हो गया, क्योंकि रेलवे के इंट्रोडक्शन से रोड का जो है वो बनाने से जो है वो अब इजीली जो है वो जो भी इफेक्टेड एरियाज है, उन इफेक्टेड एरियाज तक रेलवे के थ्रू जो है वो हेल्प इजीली जो है वो पहुंचाई जा सकती है। देन उसके बाद मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है वो, पैसे का इंट्रोडक्शन जो है वो, पैसा किस तरह से काम करेगा, ये लोग भी हमारे यहाँ पर जो है किसने, ब्रिटिशर्स लेकर आए। देन उसके बाद जो है
एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आज के टाइम पर हम लोग जितने भी आईएएस आईपीएस की जो बातें करते हैं, जो सिविल सर्विसेज की बातें करते हैं, ये इन सिविल सर्विसेज का भी जो इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो वो हमारे यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो साबित हुआ किसके लिए, हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, और क्या किया, एजुकेशन सिस्टम, देखो कहीं ना कहीं पर हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट इतना कम था और एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमारे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, तो जो आज तक जो है वो चला आ रहा है। देन उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे एविल प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कास्ट सिस्टम जैसी चीजें हो गई या सती प्रथा वाली जो चीजें हो गई, इन सारी चीजों को जो वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एबॉलिशन कराने में मदद करी। देन टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलवे या टेलीग्राफ जो हमारे यहाँ पर लाए गए, पोस्टल सर्विसेज लाई गई, तो वो सारा का सारा जो है वो ब्रिटिशर्स की देन है हमें। ठीक है, तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।